Hello, dear students. I'm Amarjit Singh Bedi, retired principal, veteran English teacher with 50 years of long teaching experience. I've taught thousands of students who could attain the mission of their life. They could attain distinguished post of an IAS, RAS, and other highly qualified posts. My real mission is to make you understand my unique technique to easily read, write, and speak effectively. I want to remove your phobia and panic of English. My मैसेज टू ऑल ऑफ यू, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां घूरता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। यानी सम और एनी में क्या डिफरेंस है। सम इज यूज अफर्मेटिव सेंटेंस। सम का प्रयोग सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। एंड दो इंटेरिगर सेंटेंस या उन प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं दैट शोज इमोशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशन, जहाँ पे प्रार्थना, आमंत्रण जैसी भावनाएं प्रकट की जाएं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी सम आ सकता है। इन ब्रीफ सुनो, या तो वाक्य हो साधारण पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सम आएगा, या उन प्रश्नवाचक वाक्यों में जिनके द्वारा प्रार्थना या आमंत्रण सुझाव व्यक्त किया जा रहा हो। एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। केवल नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य है तो एनी आएगा। अब एग्जांपल देखो, आई वांट सम एप्पल्स, मुझे कुछ सेब चाहिए, मैं कुछ सेब चाहता हूँ। अब ये वाक्य अफर्मेटिव है ना, पॉजिटिव वाक्य है, सिंपल, इसलिए सम आ गया, कुछ के लिए आया है। ही वांट टू रीड सम रोमांटिक नावल, वह कुछ रोमांटिक नावल पढ़ना चाहता है, ये भी सकारात्मक वाक्य है, कुछ के लिए सम आया। यानी सम काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल नाउन के साथ आ सकता है। गणना योग्य या न गणना योग्य बहुवचन संज्ञा के लिए सम आता है। मैं कुछ रोमांटिक नावल पढ़ना चाहता हूँ, कुछ रोमांटिक नावल जो है आपको संख्या बता रहा है। विल यू वांट सम मिल्क, क्या आपको थोड़ा दूध चाहिए, ये रिक्वेस्ट है वाक्य। हम विल यू वांट सम मिल्क प्लीज भी कह सकते हैं यहाँ पर। विल यू प्लीज ऐड सम शुगर इन माई टी, कृपया मेरी चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। तो ये रिक्वेस्ट का वाक्य है, चाहे इंटरोगेटिव है, लेकिन ये अर्थ तो सेंस तो रिक्वेस्ट के दे रहा है, इसलिए इसमें सम यूज किया गया है। वुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, कुछ पैसे उधार देने की कृपा करें, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड से चालू है, इसलिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। इंटेरोगेटिव होते हुए भी सम आया है। नो आई विल नॉट एनी, मैं नहीं लूंगा। यहाँ देखिए, मेरा इरादा है। और यस आई विल हैव, हाँ मैं कुछ लूंगा। हाँ ना करनी है, नेगेटिव है तो एनी, और पॉजिटिव है तो सम। नहीं देखिए, अब हम अंतर कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन मीनिंग अमंग लिटिल और लिटिल। द लिटिल ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कंपटीशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसके अर्थ को नहीं समझते और वो कंपटीशन में अंक गवा देते हैं और गलत अंग्रेजी बोलते हैं। देखो बेटा, लिटिल का मतलब कुछ, बहुत कम, थोड़ा। इसका मतलब है न के बराबर, नेग्लिजिबल, बिल्कुल न के बराबर मात्रा हो तो बेटा लिटिल आएगा। फिर सुन लो बेटा, न के बराबर मात्रा लिटिल। एग्जाम्पल देखो, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसके सफल होने की आशा नगण्य है, शून्य है। न के बराबर अर्थात वो सफल नहीं हो सकता। ये उल्टा अर्थ लग जाता है। देयर इज नो होप ऑफ रिकवरी, अब उसके दुरुस्त होने की, ठीक होने की कतई उम्मीद नहीं है, अर्थात वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि दोबारा ठीक नहीं हो सकता। आई हैव लिटिल टाइम टू वेट, मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो नेगेटिव देखो, ज्यादा लिटिल आए वो नकारात्मक अर्थ देता है, न के बराबर। अब आ लिटिल,
इसका अर्थ है थोड़ी सी मात्रा। वेरी लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है। यू कैन मेक यू कैन नॉट मेक टी, तुम दूध चाय नहीं बना सकती। इतना थोड़ा है कि चाय नहीं बन सकती। एड ए लिटिल शुगर इन माई टी, मेरी चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, नहीं थोड़ी मात्रा में डालो। आर लिटिल मनी टू वेट, मेरे पास बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है, यानी बहुत कम है। आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी। अब आइए द लिटिल बेटा। द लिटिल है लिटिल बट द होल, थोड़ा तो लेकिन संपूर्ण सारे का सारा हो तो बेटा द लिटिल लगता है। राइट, अब इसको उदाहरण देखिएगा। नंबर वन, द लिटिल मनी आई हैड इन माई पॉकेट वाज स्टोलन लास्ट नाइट, जो थोड़ा सा धन मेरी जेब में था ना, वो पिछली रात चुरा लिया गया। तो कौन सा धन चुराया गया? वो थोड़ा सा धन जो मेरी जेब में था। मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिटिल टाइम लेफ्ट इन योर लाइफ, आपके जीवन में जो थोड़ा समय बचा है ना, थोड़ा कुछ, उसका श्रेष्ठ उपयोग करो। द लिटिल मनी ही गेव मी इज ऑफ नो यूज, जो उसने मुझे थोड़ा सा दर्द दिया ना, वो मेरे किसी काम का नहीं था। नहीं, देखिए बेटा, फ्यू, फ्यू का मतलब है न के बराबर बेटा से है संख्या, बस ये याद रखें। नेग्लिजिबल नंबर, न के बाद संख्या है तो फ्यू आएगा। न के बराबर मात्रा है तो लिटिल आएगा। इधर लो, न के बराबर मात्रा है तो लिटिल, न के बराबर संख्या है तो फ्यू। आई एम स्ट्रेंजर, मैं अजनबी हूँ। आई हैव फ्यू फ्रेंड, मेरे कोई मित्र नहीं है, न के बराबर है। जब मैं अजनबी हूँ तो मेरे मित्र कहाँ से, मेरे परिचित है ही नहीं है। अंकित इज वेरी वीक, अंकित बेहद कमजोर है। ही हैज फ्यू चांसेस सक्सेस, उसके सफल होने के बहुत कम अवसर है। शी इज वेरी अमावर, वो बहुत सौम्य है, मिलनशील है। शी हैज फ्यू एनिमी, उसके न के बराबर शत्रु है, तो उसका शत्रु हो ही नहीं सकता। अफ्यू मैंने बहुत कम संख्या, तो यहाँ लिटिल है वो नंबर हो गया। एग्जाम्पल देखो बेटा, यू कैन हैव ए फ्यू बुक्स फ्रॉम मी, तुम मुझसे कुछ पुस्तकें ले सकते हो। अब कुछ पुस्तकें जो है मतलब ये बेटा दो चार पांच इतनी भी हो गई। आई हैव फ्यू रिसोर्सेज, ये आ रहा है बेटा, मेरे पास कुछ संसाधन है तो सही, लेकिन थोड़े हैं। द फ्यू का मतलब है थोड़ी सी संख्या, परंतु सारी की सारी। द लिटिल बेटा नंबर बट द होल नंबर। एग्जाम्पल, आई हैव लॉट ऑफ फ्यू फ्राई आई हैड, मेरे जो भी थोड़े मित्र थे ना, मैंने सबको गवा दिया। केयरफुली रीड द फ्यू बुक्स विच आई गेव यू, जो मैंने आपको थोड़ी सी किताबें दी है ना, उनको ध्यान से पढ़ लो। अब सब कॉमन मिस्टेक है जो यूजिंग कंपेरेटिव सुपर डिग्री में होती हैं। हम जनरली डेली बोले जाने वाली स्पोकन इंग्लिश में कुछ कैजुअल यानी अनजाने में गलतियां कर देते हैं, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट, प्रभाव, इन्फ्लुएंस होने वाले पड़ता है, और ये हमारी हैबिट बन जाता है। बट स्टूडेंट के लिए बहुत घातक, इट इज वेरी फैटल फॉर स्टूडेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है और वो अपना अवसर गवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कंपेरेटिवली इजियर, ध्यान से देखिए बेटा, ये भी कंपेर तुलनात्मक है डिग्री, ये भी तुलनात्मक है। इस वाक्य में डबल कंपेरेटिव शब्द आ गया, तो एक ही वाक्य में डबल कंपेरेटिव उपयोग करना बेटे गलत है। तो दिस इज इजियर, ये आसान, ये अपेक्षाकृत आसान है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, अंकित इज नाउ कंपेरेटिवली बेटर, अब वो तुलनात्मक रूप से बढ़िया। देखो ये कंपेरेटिवली बेटे कब गया, कंपेरेटिव है और बेटर भी है, तो बेटर से काम चल रहा है, इसलिए डबल कंपेरेटिव ना करो, यहाँ हटा दो। अंकित इज नाउ बेटर, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, देखिए बेटा, ठीक इस तरह हम सुपरलेटिव डिग्री का भी गलत उपयोग कर देते हैं। रवि द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट द होल क्लास, बेटा सारी कक्षा में सबसे ज्यादा जय होनहार विद्यार्थी रवि। अब देखो बेटा, मोस्ट भी सुपरलेटिव है,
और ये एडजेक्टिव ब्राइट भी है चीज, ये भी सुपरलेटिव है। तो जब मोस्ट आ गया तो ब्राइटेस्ट की जरूरत नहीं है। रवि द मोस्ट या रवि द ब्राइटेस्ट कर दो ना बेटा, जब ईएसटी लग रहा है वह मोस्ट की जरूरत नहीं है। तो रवि द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, ये वाक्य ठीक है। अडवाणी द मोस्ट रिचर पर्सन इंडिया, अब आप देखिए, आप मोस्ट भी और रिचेस्ट भी क्या है, दोनों बेटा सुपरलेटिव नहीं है। जब ईएसटी है तो मोस्ट की जरूरत नहीं है। अडवाणी द रिचेस्ट पर्सन इंडिया। ठीक इस तरह हम लेटिन कंपेरेटिव डिग्री के शब्दों का प्रयोग में वहां भी हम देन की बजाय टू का यूज करना चाहिए। जैसे सुपीरियर के बाद टू आता है बेटा, सेरेटोना। इंफीरियर के बाद टू आता है, सीनियर के बाद टू आता है, जूनियर के बाद टू आता है, प्रायर और बेटे पोस्टीरियर, एंटीरियर, इन सब के बाद टू लगाओ। देखो, ही सीरियर देन भी लिखा जाए तो समझो वाक्य गलत है, देन नहीं आना था, टू आना था। तो देन की जगह टू कर देना। ही इज इंफीरियर टू हिम, तो उससे तुच्छ है। अब देखो बेटा, अब हम कुछ कंफ्यूजन हो जाता है हमको इन द यूज ऑफ सर्टेन एडजेक्टिव। कुछ विशेषण के प्रयोग हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। जैसे देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव वी ऑफन मेक मिस्टेक इन अवर जनरल यूज ऑफ देम। जैसे लेटर, एल ए टी आर, एल ए डबल टी आर। एग्जाम्पल देखो बेटा, अरुण केम लेटर देन सुमित। अरुण सुमित के बाद में आया, तो ये लेटर क्रम को कह रहा है। द इवेंट इज ऑफ लेटर डेट, ये बाद की तारीख की घटना है। रवि एंड सुमित सिमरन आर ब्रदर बट द लेटर इज स्मॉल। अब ये यहाँ लेटर कहते हैं बाद वाला, एल ए डबल टी आर। देखो, एल ए डबल टी का मतलब बाद वाला, पिछला वाला। रवि सिमरन भाई हैं, लेकिन बाद वाला यानी जो सिमरन है वो ज्यादा लंबा है। तो एल ए डबल टी आर का मतलब क्या बेटे, बाद में। और यहाँ जो था, यहाँ लेटर का मतलब है देर से आना। यूज ऑफ फॉर्मर एंड लेटर, जब हम दो पर्सन और थिंग की बात करते हैं, जो पर्सन थिंग के लिए हो वहाँ फॉर्मर का यूज करते हैं। अंशु एंड गगन आर ब्रदर, अंशु गगन भाई है। बट द फॉर्मर मतलब पूर्ववर्ती, अंशु इज मोर इंट्रोवर्ट, वो अंतर्मुखी है। एंड लेटर, देखो बेटा, अब इस वाक्य से अच्छा उदाहरण नहीं है। फॉर्मर मतलब भूत पहले वाला, तो पहले वाला फर्स्ट तो अंशु हुआ ना, इसलिए फॉर्मर आ गया। बाद वाला बेटा हुआ तो उसके लिए देखो बेटा लेटर आ गया। फिर देखो, अंशु गगन और बदर दोनों भाई हैं, बट द फॉर्मर इज मोर इंट्रोवर्ट, लेकिन भूतपूर्व पूर्ववर्ती यानी अंशु जो है वो अंतर्मुखी है। लेटर बाद वाला गगन जो है एक्सट्रोवर्ट, जो वो बहिर्मुखी है। अब देखो बेटा, एल्डर और ओल्डर, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज फॉर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। एक ही परिवार में चाहे बड़ा हो या सबसे बड़ा हो, यदि कंपेरेटिवली बड़ा है तो एल्डर आएगा, यदि परिवार में सबसे बड़ा है तो एल्डेस्ट आएगा। लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज है बेटा उन पर्सन ऑफ अ थिंग ऑफ अदर, दूसरे परिवार के लिए हो तो बेटा ओल्डर ओल्डेस्ट आता है। एक ही परिवार में बड़े हो तो एल्डर एल्डेस्ट, दूसरे परिवार में हो तो ओल्डर ओल्डेस्ट। देखो, अमर इज माई एल्डर ब्रदर, अमर मेरा बड़ा भाई है। अब परिवार तो एक है ना, अमर चूंकि मुझसे उम्र बड़ा है तो देखो ई एल डी आ रहा है। अमर इज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ माई फैमिली, अमर हमारे परिवार का सबसे बड़ा भाई है। तो परिवार तो एक है ना, इसलिए एल्डेस्ट है। आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, देखो मेरे मित्र से तुलना हो रही है, मैं मेरे मित्र से उम्र में बड़ा हूँ। तो मैं और मेरा मित्र दो अलग परिवार हुए कि नहीं हुए, इसलिए ओल्डर आया है। एक ही होता तो एल्डर होता। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर टाउन, ये हमारे शहर का सबसे पुराना मंदिर है। यानी शहर में मंदिर कितने भी हो, उनमें सबसे पुराना है, इसलिए ये ओल्डेस्ट है। अब देखिए बेटा, कंफ्यूजन इन द यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच का यूज जो है प्रयोग हम दो पर्सन या दो थिंग में से एक प्रत्येक के लिए, दो में से प्रत्येक को
तो ईच लगाओ। एवरी का यूज दो से अधिक पर्सन या थिंग में से प्रत्येक के लिए करते हैं। यानी दो से ज्यादा में प्रत्येक को दर्शाना है, एवरी लगाइए। और दो में से प्रत्येक को दिखाना है तो ईच लगाइए। ईच सीमित हो गया, दो के लिए दो में से एक हो ईच, और समूह में से एक हो तो एवरी। एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ यू विल बी पनिश। तुम में से प्रत्येक को दंडित किया जाएगा। दो है तो दोनों में कुछ हो जाएगा। ईच ऑफ रवि एंड सिमरन इंटेलिजेंट। रवि और सिमरन में से प्रत्येक बुद्धिमान, तो रवि सिमरन दो ही तो हुए, इसलिए बेटा ईच है। एवरी बॉय वॉज ईगर टू गो ऑन पिकनिक। हर स्टूडेंट लड़का पिकनिक में जाने को आतुर था। इसका मतलब लड़कों की संख्या ज्यादा है। हो सकता है क्लास हो, समूह, तो ज्यादा है तो एवरी आ गया। एवरी मेंबर वाज प्रेजेंट मीटिंग। सभा में प्रत्येक सदस्य उपस्थित था। तो मीटिंग में संख्या दो से ज्यादा है, इसलिए एवरी आया है। देखो दो होते तो बेटा देखो ये ईच और रवि सिमरन, तो ईच रवि और सिमरन दो ही तो हुए, इसलिए ईच आया है। इधर और नीदर। इधर का मतलब है दो में से एक, और नेदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। यू कैन गो आइदर बाय ट्रेन और बस। आप जा सकते हैं, विकल्प है, चाहे ट्रेन से या बस से, दोनों में से किस जाओ। यू कैन आंसर आइदर इंग्लिश और हिंदी। वो प्रश्न उत्तर दे सकता है इंग्लिश में, हिंदी में। यू कैन टेक नीदर साइड। तुम कोई पक्ष साइड नहीं ले सकते। नीदर ऑफ देम इज सिंसियर। उनमें से कोई भी सिंसियर ऑनेस्ट नहीं है। Thanks for watching the video. I hope this helps you to improve your English language skill, write and speak effective English. Please like and share this video with your friends to help them also in unlocking the mystery of English language. Please subscribe to this channel and press the bell icon to get notified on more upcoming videos to improve your English language skills.